welcome to all participants in this particular webinars। जितने भी पार्टिसिपेट्स अभी कुछ लोग और भी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी ज्वाइन भी कर चुके हैं, तो आप सभी का केआईपी में स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं इस वेबिनार के माध्यम से, बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट है। दैट इज द सब्सिडी प्लानिंग। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं या हम बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, जनरली जो सब्सिडीज हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, इस सब्जेक्ट्स पे सभी बिजनेसमैन चाहते हैं कि सर हम एक अच्छे से प्लानिंग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी लाभ वो अवेल कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ग्रांट्स की सही सब्सिडी प्लानिंग करके वो बेनिफिट ले पाए। उन्हीं कॉन्टेक्स्ट में ये जो वेबिनार है आज हमारा, इसमें हम डिटेल्स में हम आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि सब्सिडी प्लानिंग कैसे करें, सब्सिडी प्लानिंग करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए, कि सब्सिडी फैक्टर कौन से होते हैं जिनसे सब्सिडी अमाउंट इम्पैक्ट होती है, सही टाइमिंग क्या है सब्सिडी क्लेम करने का, क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें करना चाहिए। इसके बारे में डिटेल्स में हम इस वेबिनार में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। साथ में ही हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लेके चलेंगे कि कैसे हम अपने बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी लाभ हम उस पर अरेंज कर पाएँ। उसका एक प्रैक्टिकल टॉपिक्स भी हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलरली जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है बिजनेसमैन के सामने, कि मोर देन 90% बिजनेसमैन जो है सब्सिडी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। हमारे पास क्योंकि केआईपी 2008 से एज ए सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम कर रही है, और हम वेयर हाउसिंग सेक्टर में, एमएसएमई सेक्टर्स में और एग्री इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट हैं, इन सभी पे एज ए सब्सिडी कंसल्टेंट काम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मिलना जुलना होता है, तो उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो सही सब्सिडी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। तो जो सब्सिडी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, उसके रीजन क्या है? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक बिजनेसमैन जो है सही सब्सिडी प्लानिंग नहीं कर पाता है। वो जो रीजन है, वो सबसे पहला जो मुख्य रीजन है वो है नॉलेज की कमी होना। जो नॉलेज है सब्सिडी स्कीम की, वो उनको नहीं हो पाती है। इस वजह से वो उस सब्सिडीज के बारे में अवेयर ही नहीं हो पाते हैं। जब उनको नॉलेज ही नहीं होगी तो वो उसकी प्लानिंग्स मिस कर जाते हैं, और सब्सिडी लाभ उनका वो है छूट जाता है। तो हमने ये पाया कि बहुत सारे बिजनेसमैन के लोग जो हैं, जितने भी बिजनेस कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, वो अपने डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, और सब्सिडी स्कीम की उनको नॉलेज नहीं हो पाती है। ऐसे ही सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशंस की उनको जानकारी नहीं। जनरली वो अपने डे रूटीन्स में इतना बिजी रहते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट सब्सिडीज के लिए इम्पोर्टेंट है, उसका उनको ख्याल ही नहीं रहता है। और सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशंस के अभाव में वो अपना सब्सिडी लाभ मिस कर जाते हैं। एक तो नॉलेज का अभाव है, और एक सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशंस का भी जो है उनको अभाव रहता है, जानकारी नहीं रहती है। इस वजह से वो सब्सिडी लाभ मिस कर जाते हैं। तीसरा ये रहता है कि जितनी भी सब्सिडी स्कीम्स हैं, उनमें जब क्लेमिंग की जाती है, सब्सिडी लाभ हमें लेने होते हैं, तो उनकी एक राइट टाइमिंग्स होती है। तो टाइमली अगर वो फाइलिंग करें तो उनको सब्सिडी का लाभ मिलता है। लेकिन वो अगर टाइमिंग मिस कर जाते हैं तो वो सब्सिडी लाभ भी उनका मिस हो जाता है। तो ये भी एक मुख्य कारण रहता है कि वो सब्सिडी लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे ही एक सही सब्सिडी कंसल्टेंट का न होना, क्योंकि देखिए सब्सिडी जो सब्जेक्ट है वो ऐसा नहीं है कि कोई वन टाइम सब्जेक्ट है। आगे मैं डिटेल्स में भी आपको बताऊंगा कि सब्सिडी एक नहीं है, अनेक प्रकार से सब्सिडीज हम लाभ ले सकते हैं। कोई गवर्नमेंट ग्रांट्स के रूप में, सब्सिडीज के रूप में, इंसेंटिव्स के रूप में भी। तो उसके लिए कंटिन्यू एक सब्सिडी पूरा प्रोजेक्ट बनता है आपके बिजनेस में, और जो कि ऑन गोइंग प्रोसेस रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने बिजनेस चालू किया और सब्सिडी लाभ लिया और आपका उस सब्सिडी का जो चैप्टर है वो क्लोज हो गया। क्योंकि गवर्नमेंट का अब जो फोकस है वो इंसेंटिव्स बेस, यानी हर साल अगर आप कंटिन्यू करते हो बिजनेस को, तो कंटिन्यूइंग बेस पे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसके लिए अगर आपके पास सही सब्सिडी कंसल्टेंट है जो आपको पूरी जानकारी दे, टाइमली डॉक्यूमेंटेशन में मैनेज करे, तो आप सब्सिडी लाभ की अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से लोग बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, और इन्हीं कमियों को आज हम इस वेबिनार में दूर करेंगे आपके लिए।
क्योंकि अब जो सब्सिडी क्लेमिंग है वो बहुत आसान हो चुका है। क्योंकि जो पहला एक मैनुअल सिस्टम होता था गवर्नमेंट से बेनिफिट लेने का, अब जितने भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं वो डीबीटी बेस्ड है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मेथड है। यानी डायरेक्ट वो बेनिफिट्स अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सही टाइमली अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, डिपार्टमेंट की ऑब्जर्वेशंस को मीट आउट करते हैं, तो बेनिफिट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। डीबीटी मेथड रहता है। इससे बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आई है। आपको ये पता रहता है कि सब्सिडी जो पोर्टल्स होते हैं उस पे आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, कि आपके एप्लीकेशंस किस लेवल्स पे पेंडिंग है, क्या रीजन है। तो ये जो ऑनलाइन सब्सिडी पोर्टल्स क्रिएट होते हैं और जो डीबीटी मेथड्स है, इससे अब सब्सिडी लाभ लेना बहुत आसान हो चुका है। साथ ही जो जितनी भी ऑलमोस्ट सब्सिडीज बेनिफिट्स हैं, दैट आर द क्रेडिट लिंक सब्सिडीज की, यानी वो बैंकिंग चैनल से सिंक रहती है। तो बैंकिंग चैनल से सिंक होने से यदि आपने बैंक से लोन लिया है, बैंक में आपका अकाउंट्स है, तो वो आसानी से आपको ट्रांसफर हो जाते हैं। कि बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देता है जिससे आपके प्रोजेक्ट के जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिलमेंट हो जाते हैं। तो अब जो सब्सिडी क्लेम करना है वो कंपैरेटिवली ईज हो चुका है, यानी ईज ऑफ डूइंग टू अवेल द सब्सिडी बेनिफिट्स हैं, वो सब्सिडी पोर्टल की वजह से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मेथड की वजह से और बैंकिंग से सिंक होने की वजह से ये अब आसान हो चुका है। आप जितने भी बिजनेस कम्युनिटीज में आप देखेंगे गवर्नमेंट्स के सब्सिडी स्पेसिफिक पोर्टल बन चुके हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स है, उसका सेपरेट पोर्टल है, पीएमईजी का सेपरेट पोर्टल है, नाबार्ड का सेपरेट पोर्टल है। वहां आपको इवन तो ये भी जानकारी मिल जाएगी कि कितने केस सैंक्शन हो चुके हैं, कितने अभी रिजेक्ट है, और कितनों का क्या स्टेटस क्यों है। तो इस तरीके से जो एक माइंड में हमारा ये मिथ रहता है कि अपने बिजनेस पर एक नहीं, एक बार ही लाभ मिलेगा, या बहुत टिपिकल होता है सब्सिडी लाभ लेना, लेकिन अब ये आसान हो चुका है। आप अपने बिजनेस पर एक नहीं अनेक सब्सिडी लाभ पा सकते हैं अगर आप सही प्लानिंग करते हैं और अपनी सब्सिडी नॉलेज को बढ़ाते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा लाभ आप ले पाए। तो अब हम जान लेते हैं कि सब्सिडीज के टाइप क्या है। जैसे मैंने बताया कि एक नहीं, आप अनेक लाभ ले सकते हैं अगर उसका आपको सही अपडेट हो। कौन कौन से बिजनेस सब्सिडीज के टाइप होते हैं वो हम इसमें शेयर कर रहे हैं। तो जिसमें पहला है लिंक बेस, यानी बैंकिंग सिस्टम से जो कनेक्टेड सब्सिडी लाभ होते हैं उनको हम लिंक्ड बेस सब्सिडी लाभ बोलते हैं। जनरली जितने भी सब्सिडी लाभ होंगे वो बैंकिंग से कनेक्ट होते हैं, क्रेडिट लिंक भी इसको हम बोलते हैं। साथ में अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी लाभ बोलेंगे, या स्टेट लेवल से है तो उसको स्टेट लेवल का हम, क्योंकि जितने भी सब्सिडी लाभ होते हैं या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट द्वारा दिए जाते हैं या स्टेट लेवल के लेवल पे वो इम्प्लीमेंट हो, तो इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेंट्रल लेवल की सब्सिडी स्कीम या स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम्स। ऐसे कुछ पेमेंट बेस पे भी हम सब्सिडी को क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे कि ग्रांट्स। ग्रांट हमेशा एडवांस में मिलती है और सब्सिडी आपको बाद में मिलती है, यानी बैक एंडेड होती है। यानी जब आप अपना प्रोजेक्ट चालू कर लेते हैं उसके बाद आपको सब्सिडीज। तो पेमेंट बेस पे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड बेस पे क्लासिफाइड कर सकते हैं, और लिंक बेस पे क्लासिफाइड कर सकते हैं। ऐसे ही टाइम बेसिस पे भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कि वो वन टाइम सब्सिडी है या ईयरली सब्सिडीज है। जैसे आगे मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे सब्सिडी लाभ होते हैं जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप क्लेम कर सकते हैं, और कई लाभ ऐसे होंगे जो वन टाइम, यानी एक बार आपने अप्लाई किया तो वो लाभ आपको मिल गया, उसके बाद वो नहीं मिलता। जनरली कैपिटल सब्सिडी जितनी भी होती हैं वो वन टाइम्स होती हैं। और जो ऑन गोइंग बेसिस पर, जैसे कि इंटरेस्ट सब्सिडीज हैं, एसजीएसटी रिफंड्स हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडीज हैं, ये कुछ ऐसे लाभ हैं जिनका आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे ही इंडस्ट्री बेस भी सब्सिडीज को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कि इंडस्ट्री बेस यानी एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या लाभ है, एग्री एग्री बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए क्या लाभ है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स हैं उनके लिए क्या लाभ है। गवर्नमेंट की अलग अलग इंडस्ट्री स्पेसिफिक सब्सिडी स्कीम्स और पॉलिसीज होती हैं, तो आप अकॉर्डिंगली भी वो सब्सिडीज को क्लासिफाइड कर सकते हैं।
तो यहाँ हमने ये समझा कि जब भी आप कोई बिजनेस चालू करते हैं तो आप ये जरूर देखिए कि आपका जो बिजनेस है उस पे किस टाइप की सब्सिडी सिंक होती है। यहाँ इंपॉर्टेंट प्लानिंग ही फैक्टर ये है कि यदि आपको ये समझ में आ जाता है कि मेरे बिजनेस की जो नेचर है उस पे कौन सी सब्सिडी स्कीम लागू होगी, तभी आप उसकी प्लानिंग अच्छे ढंग से कर पाए। तो अब हम इसकी प्लानिंग करें कैसे? जैसे आपने सब्सिडी टाइप तो समझ लिया, अब प्लानिंग करने के लिए हमें जो हमारा फेज है, बिजनेस के जो फेज है, उनको सब्सिडी से सिंक करना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप सब्सिडी को सबसे लास्ट में रखें। सब्सिडी का जो चैप्टर है वो जिस दिन आपने आपके माइंड में ये थॉट आया कि मेरे को ये बिजनेस करना है, और आपने उसके लिए कुछ साइट सिलेक्शन या कुछ बेसिक बिजनेस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू कर दिया है, तो सब्सिडी का चैप्टर भी उसी समय ही चालू आपको करना होगा, क्योंकि सब्सिडीज की प्लानिंग ही वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो सब्सिडी की राइट टाइमिंग क्या रहेगी, सही प्लानिंग कैसे करें, उसकी जो प्रोसेस है, उसका जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है सब्सिडीज के जो फैक्टर है, कि सब्सिडीज की जो क्वांटम होगी वो किस पे डिपेंड करेगी। और अगर वो आपको पता चल जाए कि उसके अकॉर्डिंगली फिर अगर आप अपने बिजनेस की मॉडलिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिजाइन करते हैं, साइट सिलेक्शन करते हैं, तो आपके सब्सिडी लाभ ज्यादा हो जाएगा। तो अब हम इस पार्ट में आपको ये बता रहे हैं कि सब्सिडीज के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। यदि आप इसके बारे में अगर आपका नॉलेज बढ़ जाता है तो आपका सब्सिडी लाभ भी बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले सब्सिडी के फैक्टर्स क्या क्या है, यानी जो सब्सिडीज की अमाउंट को प्रभावित करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, वो मैं आपको पॉइंट वाइज आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। यदि आपको इनके बारे में अगर आप सही अपनी बिजनेस प्लानिंग करते समय कंसिडर कर लेंगे तो सब्सिडी लाभ आपके ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। जिसमें पहला जो फैक्टर है वो है बिजनेस एंटाइटीज, यानी आपकी बिजनेस मॉडलिंग क्या हो। आप वुमेन लेड यूनिट सेटअप करना चाह रहे हैं, आप प्रोप्राइटरशिप करना चाह रहे हैं, आप पार्टनरशिप का मॉडल है, आप कोई कंपनी बना रखी है आपने, या कोई सोसाइटी बना के करना चाहते हैं, कोई एफपीओ बना के करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप बना के आप करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो बिजनेस मॉडलिंग होती है इनके अकॉर्डिंगली भी सब्सिडी डिटरमाइंड्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पीएमईजीपी स्कीम है, वो केवल प्रोप्राइटरशिप अगर कोई फर्म है उसी को वो मिलेगी। और अगर आपने बिजनेस चालू कर दिया और आपने पार्टनरशिप फर्म बना के बिजनेस चालू किया तो वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ इंसेंटिव ग्रांट होते हैं जो केवल कंपनीज को ही मिलते हैं, यानी उसके लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो आप यहाँ ये जरूर देखिए, जिस भी नेचर ऑफ बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन कौन से मॉडल पे करा रहे हैं, क्योंकि उससे सब्सिडी लाभ कनेक्ट होता है। दूसरा होता है कि नेचर ऑफ बिजनेस। देखो मैंने पहले भी आपको यहाँ शेयर किया था कि जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जो रेलेवेंट एप्लीकेबल पॉलिसीज को डिफाइन करने के लिए। मान लीजिए आप स्टोरेज बिजनेस में है तो आपको स्टोरेज से रिलेटेड जो स्कीम है गवर्नमेंट की वो आपके ऊपर लगेगी। आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में है तो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड आपके वहाँ जो पॉलिसीज है वो एप्लीकेबल होगी। एग्रो बेस है, या आप कोई मैन्युफैक्चरिंग है, जनरल मैन्युफैक्चरिंग है, एमएसएमई यूनिट्स हैं आप, या आप ट्रेडिंग बिजनेस में या सर्विस बिजनेस में है, तो जो नेचर ऑफ बिजनेस आपका होगा अकॉर्डिंगली आपके ऊपर सब्सिडीज की पॉलिसी या स्कीम अप्लीकेबल्स होती है। तो इस फैक्टर को आप क्लियरली डिफाइन कीजिए जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं, तो वहां ये चीजें कनेक्ट होती हैं। आगे और भी डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। तो ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा है साइट लोकेशन। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप उसके लिए अपना फैक्ट्री का जो साइट सिलेक्शन करते हैं, साइट की लोकेशंस जो होती है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी सब्सिडीज प्लानिंग। देखिए गवर्नमेंट्स की कुछ ऐसी स्कीमें होती हैं जो किसी पर्टिकुलर लोकेशंस में बिजनेस को प्रमोट करने के लिए डिफाइन होती हैं। जैसे कि स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स डिफाइन होते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क डिफाइन होते हैं, या कुछ अलग से मेगा फूड पार्क डिजाइन किए जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लस्टर डिफाइन किए जाते हैं। तो आप ये देखिए कि आप किस जगह पे बिजनेस चालू कर रहे हैं। जब भी आप साइट का सिलेक्शन करें तो ये जरूर देखिए कि वहाँ लैंड की मेजरमेंट आपको कितनी मिल रही है, कनेक्टिविटी रोड के साथ कैसी है। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट तो ऐसे होते हैं अगर आपकी लैंड रोड से कनेक्टेड नहीं है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा।
अगर रोड से कनेक्टेड है तो ही आपको सब्सिडी लाभ मिलेगा, ताकि पब्लिक एसेसिबिलिटीज वहां इंश्योर की जाती है। तो ऐसे जो साइट स्पेसिफिक नॉर्म्स होते हैं, आप जब भी कोई बिजनेस इनिशिएट करें तो उसके ऊपर जरूर फोकस करें कि भाई जगह से रिलेटेड क्या नॉर्म्स है जिससे सब्सिडी इम्पैक्टेड होती है। ऐसे ही जैसे गवर्नमेंट की ब्लॉक क्लासिफिकेशंस होते हैं, आप देखेंगे हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में अपने पूरे स्टेट को ज्योग्राफिकली क्लासिफाइड कर देती है, जैसे ब्लॉक A B C D, या कोई रेड जोन, ऑरेंज जोन, या अपने जो पब्लिकली जो उनको कैटेगराइजेशन उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में आती हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर जैसे सपोज मान लीजिए A B C D चार जोन उन्होंने डिफाइन कर दिए, तो अगर आप डी जोन में बिजनेस करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा, सी में उससे कंपैरेटिवली कम, बी में उससे कम, और ए में बिल्कुल लाभ नहीं मिलेंगे। क्योंकि वो ए ब्लॉक जो है वो हाईली डेवलप्ड एरिया है, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि बिजनेस की डेवलपमेंट ऐसे एरिया में ज्यादा से ज्यादा हो जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है। तो गवर्नमेंट की जो ब्लॉक क्लासिफिकेशंस की जो पॉलिसी है, जब भी आप साइट का सिलेक्शन करें, बिजनेस का सिलेक्शन करें, तो जरूर देखिएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस ब्लॉक में कैटेगराइज होता है। फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है कि जैसे कि हरियाणा में अगर आप कोई वेयर हाउसिंग का प्रोजेक्ट लाइन अप करते हैं, तो हरियाणा गवर्नमेंट की 5 करोड़ तक की कैपिटल सब्सिडीज है, लेकिन मिलेगी तभी यदि आप अपना वेयर हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है ब्लॉक C या D में लाइन अप करें। अब गलती से अगर आपने वो प्रोजेक्ट ए ब्लॉक में इनिशिएट कर दिया है, तो आपका सब्सिडी लाभ यहाँ मिस हो गया। तो यहाँ कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोजेक्ट इनिशिएट करने से पहले ही पता होती, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, आप ब्लॉक C और D में भी इसको प्रोजेक्ट को लाइन अप करने का सोच सकते थे। तो ये सब्सिडी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिस भी स्टेट में आप अगर कोई बिजनेस इनिशिएट कर रहे हैं, तो स्टेट स्पेसिफिक गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है साइट से रिलेटेड, इसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। अगला, जैसे मैंने ब्रीफ में बता ही दिया आपको कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, इसके साथ बैंक फंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका जो बैंकर है वो कौन है। वो NBFC है, कॉमर्शियल्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक है, फंडिंग पैटर्न कितना है, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उसमें मिनिमम इतना बैंक लोन आपका मैंडेटरी है। तो बैंक फंडिंग्स भी सब्सिडीज के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपके प्रोजेक्ट में कितना। अब कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो आप यूँ मानिए कि सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट को सब्सिडी लाभ नहीं देते, ऐसे पॉलिसीज आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स नाबार्ड है, अगर आपने अपनी फंडिंग से गोडाउन्स बना लिया है तो नाबार्ड आपको सब्सिडी नहीं देगा। अगर आपने बैंक से फंडिंग लेके प्लस अपनी फंडिंग जोड़ के प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया तो आपको सब्सिडी लाभ मिलेगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है सब्सिडीज का। टाइप ऑफ मशीनरी या टेक्नोलॉजी, बहुत सी MSME यूनिट्स जो हैं उनको जो गवर्नमेंट फोकस करती है ताकि क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट हो। आप टेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूवमेंट करते हैं, इवन तो ऐसी ऐसी स्कीम है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम्स हैं, जो आपकी मशीनरी और टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन होगा उससे भी आपकी सब्सिडी को इम्पेक्ट होता है। तो जब भी अगर आप कोई MSME मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आप लाइन अप करते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल होता है, मशीनरी कंपोनेंट का बड़ा रोल होता है, टेस्टिंग इक्विपमेंट का बड़ा रोल होता है, तो वहाँ आप ये इंश्योर कीजिए कि आप सही मशीनरी और टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन करें, ताकि आपकी जो सब्सिडी लाभ है वो मैक्सिमाइज हो पाए। ऐसे ही डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, देखिए ये टाइमिंग से रिलेटेड फैक्टर है, क्योंकि जितने भी सब्सिडी लाभ आपको मिलते हैं उनका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से बहुत बड़ा एक डायरेक्ट लिंकिंग होता है। क्योंकि जब तक आप कमेंसमेंट नहीं करते बिजनेस को, तो सब्सिडी लाभ आप क्लेम नहीं कर पाते। तो इसलिए जब भी आप डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फिक्सेशन करें कि पहला सेल बिल किस डेट को इनिशिएट करें, ताकि आपका सब्सिडी लाभ मिस ना हो। बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिनका एक टाइम फ्रेम होता है कि इस समय तक वो पॉलिसी अप्लीकेबल्स हैं। उस डेडलाइन, उस टाइम लाइन से पहले पहले अगर आपने बिजनेस कमेंसमेंट कर लिया तो वो सब्सिडी लाभ आपको मिलता है। तो ये एक सब्सिडीज फैक्टर हैं जिनका आपको टेक केयर करना होता है जब भी आप बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। अगर आप अपनी बिजनेस की पिच पर राइट टाइमिंग करते हैं, सब्सिडीज की राइट टाइमिंग करके आप सब्सिडी लाभ बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए ये समय का ही एक टाइमिंग फैक्टर होता है, जो उसको अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर जाते हैं तो वो सब्सिडी लाभ ले पाते हैं।
और जो उसको मिस कर जाते हैं तो वो सब्सिडी लाभ भी मिस कर जाते हैं। तो यहाँ हम प्लानिंग फेज पे फोकस करते हैं कि किस समय हमें प्लानिंग करनी होती है। मैंने पहले अभी आपको बताया सब्सिडी फैक्टर के बारे में। अब मैं आपको वो फेज शेयर कर रहा हूँ जहां से हमें सब्सिडी को कनेक्ट करना होता है। यानी जैसे जिसमें से पहला फेज आता है कनेक्टेड विद बिजनेस साइट्स। यानी जैसे ही आपने साइट का सिलेक्शन कर लिया तो वहीं से आपका सब्सिडी प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ तो ऐसी स्कीम्स हैं जो आपको उसी समय ही अप्लाई करनी होती है। दूसरा जो फेज होता है वो है कि कनेक्टेड विद बैंक फाइनेंस, कि बैंक से जैसे आपने लोन लिया उसी समय ही वो कनेक्ट हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फेज जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे फेज हैं, ऐसे टाइमिंग फेज हैं जहां आपको सब्सिडीज की कोई फाइलिंग है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, वो सिंक करने होते हैं। ऐसे ही कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिस डेट पे आपने बिजनेस को चालू कर दिया है, यानी प्रोडक्शन चालू हो गया, सेल्स चालू हो गई है, तो वहां आपको सब्सिडीज फाइलिंग क्लेम्स कनेक्ट करने होते हैं। और चौथा जो फेज होता है कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस, यानी आप बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कंटिन्यूएशन में आपको जो बिजनेस सब्सिडी लाभ कनेक्ट होने हैं वो आपको उस समय प्लानिंग करनी होती है। तो चार हमने ये फेज आपके लिए डिफाइन किए हैं कि इन चार पॉइंट पे, जैसे मैंने पहले बताया, ऐसा नहीं है कि सब्सिडी एक सिंगल सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर दिए और आपको सब्सिडी लाभ मिल गए। ये कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है। तो इसलिए आप अपने बिजनेस में जब भी आप प्लानिंग करते हैं बिजनेस में, तो एक सब्सिडी सेल को जरूर सेटअप कीजिए, सब्सिडी कंसल्टेंट को जरूर अपॉइंट कीजिए, ताकि आपके जो सब्सिडी लाभ है वो कंटिन्यूइंग बेस पे आपको मिलते रहे। तो हम इसी इसी जो कनेक्टेड फेज है, इन्हीं के अकॉर्डिंगली अब सब्सिडी की प्लानिंग को समझना चाहिए। जैसे पहला मैंने बताया कि कनेक्टेड विद बिजनेस साइट सिलेक्शन। जब भी आप बिजनेस साइट का सिलेक्शन करेंगे, आपने बिजनेस चालू करने के लिए एक मान लीजिए परचेज ऑफ लैंड आपने किया, तो उसके ऊपर आप स्टाम्प ड्यूटी पे करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि स्टाम्प ड्यूटी अगर आप पे करते हैं, उसका गवर्नमेंट की पॉलिसी में रिफंड के प्रोविजंस, यानी आपको कितना, यानी सपोज मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लैंड बाइंग किया है, उसके ऊपर आपने 7 लाख रुपए का स्टाम्प ड्यूटी पेड किया, तो वो 7 लाख रुपए का आप रिफंड क्लेम कर पाएंगे। उसका जो क्वांटम है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है। जनरली ये 50% से लेके 100% तक के एग्जाम्पशंस इसमें मिलती है आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहता है जब भी आप साइट का सिलेक्शन करें, आप ये जरूर इंश्योर करें कि आपकी साइट किस ब्लॉक में फॉल आउट होती है, ताकि आपको स्टाम्प ड्यूटी का रिफंड मिले। ऐसे ही CLU फीस, या जिसको हम बोलते हैं कि लैंड कन्वर्जन फीस, आपको एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो हर एक स्टेट में इनके पॉलिसीज में प्रोविजंस होते हैं कि आपको 60% से लेके 100% तक उनकी एग्जम्पशंस मिल जाती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लाभ हैं, स्टाम्प ड्यूटी रिफंड और आपका EDC, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, जिनको हम CLU फीस बोलते हैं, कन्वर्जन चार्जेस भी बोलते हैं, इनके आप क्लेमिंग कर पाएंगे। तो ये जिस डेट पे आपने लैंड साइट का सिलेक्शन किया उसी समय ये पॉइंट कनेक्ट हो जाता है। दूसरा है बैंक फाइनेंस से। तो जैसे जब भी आप प्रोजेक्ट के लिए बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं, तो बैंक से जब हम लोन की प्लानिंग करते हैं कि खुद का पैसा कितना लगाएंगे या बैंक से कितना पैसा लेंगे, तो कुछ ऐसी स्कीम है जो आपकी बैंक लोन से कनेक्ट होती है। जैसे कि AIF है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जिसमें आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है 3% का 7 साल तक। अब इसके लिए प्रायर कंडीशन क्या है, जब भी आप बैंक से लोन लेंगे उससे पहले आपको AIF से अप्रूवल लेनी होती है, ताकि आपका जो टर्म लोन है उसके ऊपर आपको अगले 7 साल तक 3% के हिसाब से इंटरेस्ट सब्सिडीज मिले। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स है। आपको बैंक लोन लेने से पहले AIF में प्रायर अप्रूवल लेनी है। तो ये जो फैक्टर है ये कनेक्ट हो रहा है आपका कनेक्टेड विद बैंक फाइनेंस से। ऐसे ही MSME यूनिट्स जितने भी हैं, हर एक स्टेट में MSME यूनिट्स को इंटरेस्ट सब्सिडीज मिलती हैं। वो 5% से लेके 6%, 7% तक भी हो सकती हैं। हम एग्जाम्पल्स के रूप में, जैसे हरियाणा में MSME यूनिट्स को तो इंटरेस्ट सबवेंशन है 5 ईयर्स के लिए 5% का है। तो ये भी आपका बैंक लोन के समय कनेक्ट होता है। आप बैंकर्स को बताते हैं तो बैंकर्स अपने सैंक्शन लेटर में स्कीम को मेंशन करते हैं, उनके प्रोविजंस लाइन अप करते हैं। ऐसे अगर आप स्टार्टअप हैं तो स्टार्टअप को अलग से इंटरेस्ट सब्सिडीज मिलती है।
और अगर आप एग्रो बेस है, प्योर एग्रो बेस अगर आप बिजनेस लाइनअप करते हैं, तो इवन तो आपको 7% तक की भी एग्रो बेस इंटरेस्ट सब्सिडीज मिल जाती है। ये इंटरेस्ट सब्सिडीज क्योंकि बैंक टर्म लोन से कनेक्टेड है, इसलिए मैं आपको यहाँ ये शेयर कर रहा हूँ। जब भी आप बैंक फाइनेंस लें, तो अपने ये जो सब्सिडीज प्लानिंग के करते समय इस चीज का सिलेक्शन करें कि आपके ऊपर कौन सी स्कीम अप्लीकेबल्स हो रही है, ताकि इंटरेस्ट कॉस्ट को आप रिड्यूस कर पाए। तो ये जो कनेक्शन है ये बैंक फाइनेंस से रिलेटेड है। अगला है आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग्स में, ये इसको जनरली हम बोलते हैं कैपिटल सब्सिडी। और बहुत मोटा लाभ इसमें हमें लाइन अप होता है कि प्लांट एंड मशीनरी पे आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग या सिविल वर्क पे आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, और इस इन्वेस्टमेंट से कौन सी स्कीम आपकी कनेक्टेड होती है, जिनको हम कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स बोलते हैं। जैसे कि पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम है, 35% तक आपको बिल्डिंग का और प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट का सब्सिडी मिलती है। मैक्सिमम 17.5 लाख तक की सब्सिडी इसमें लाइन अप होती है। 50 लाख तक के प्रोजेक्ट इसमें कवर होते हैं। नाबार्ड है, आपको 33% तक की सब्सिडी देता है, मैक्सिमम 50 लाख तक की सब्सिडी देता है। ऐसे स्टेट स्पेसिफिक कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स होती हैं जो कि 25% से लेके 40% तक हो जाती है। यानी जितना इन्वेस्टमेंट आपका प्लांट एंड मशीनरी और सिविल वर्क में होता है, उसका आपको कैपिटल सब्सिडीज मिलता है, उसका एक लाभ मिलता है कैपिटल सब्सिडी रूप के रूप। तो जो ये कनेक्शन है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड। तो यहाँ जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है प्लांट एंड मशीनरी में और बिल्डिंग्स में, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये कैपिटल सब्सिडीज के लाभ सिंक होते हैं। ऐसे ही एमएसएमई यूनिट्स के लिए क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, जिसमें 15% तक का आपको इसमें प्लांट एंड मशीनरी की टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करने पे लाभ मिलता है। ऐसे मोफी है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, ये ग्रांट देती है 35% से लेके 50% तक। और रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ओपन किया हुआ है। यानी आप अगर फूड प्रोसेसिंग में कोई भी बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो आप उसमें आवेदन करके 35% से लेके 50% तक का ग्रांट ले सकते हैं। और इसमें सीलिंग भी 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की है, मैक्सिमम सीलिंग। तो ऐसे और भी गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज होती हैं जिनका लाभ आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाभ होता है ये कैपिटल सब्सिडीज का, जो कनेक्ट होता है आपकी प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग की कॉस्ट से। अब हम जो तीसरा फेज है वो कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस है। यानी आपने जब साइट सिलेक्शन किया तो आपको सब्सिडी लाभ कनेक्ट हो गए, आपने बैंक फाइनेंस लिया तो उसको कनेक्ट हो गए, आपने बिजनेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी है बिल्डिंग उस पे जो कनेक्ट होंगे। अब आप बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू यानी बिजनेस को कंटिन्यू चलाते हैं। तो जनरली हर एक स्टेट में एसजीएसटी जो हम पे करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को जो पे करते हैं, उसका एक पर्टिकुलरली स्टेट जीएसटी रिफंड हमें मिलता है। जो स्टेट जीएसटी रिफंड हमें मिलता है, यानी गवर्नमेंट को कितना टैक्स आप पे करते हैं, जीएसटी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, नेट जीएसटी कितना पे करते हैं, उसके ऊपर आपको रिफंड्स का प्रोविजंस लाइन अप किया जाता है स्टेट की जो एमएसएमई स्पेसिफिक पॉलिसी है उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल से आप हरियाणा में बिजनेस कर रहे हैं, जितना स्टेट गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करेंगे, तो उसका आपको एक प्रोपोर्शनेट रिफंड मिलता है। तो ये कॉन्टिन्यूइंग बेसिस पे आपको लाभ, यानी आपने सरकार को टैक्स पे किया, उसका एक प्रोपोर्शनेट आपको रिफंड हो जाएगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो बहुत अच्छा लाभ ये रहता है, इसके कैश फ्लो पे इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरेस्ट सब्सिडी का जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट सब्सिडीज आपको हर साल मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार क्लेम किया और अगले साल के लिए आप मिस करें। आप कंटिन्यूइंग अगर बिजनेस आपका लोन रिपेमेंट कर रहे हैं, आप डिफॉल्ट नहीं होते हैं, आपका अकाउंट स्टैंडर्ड है, रेगुलर पेमेंट करते हैं, तो इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ आप कंटिन्यूइंग बेसिस पे ले सकते हैं। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, आप क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी लाभ देती है। ऐसे टेस्टिंग इक्विपमेंट अगर आप बाइंग करते हैं तो उनके ऊपर आपको लाभ मिलता है। ऐसे इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशंस है। ये कंटिन्यूइंग बिजनेस जो मैं शेयर कर रहा हूँ, जो प्लानिंग फेज हम यहाँ शेयर कर रहे हैं आपके साथ, वो ये है कि कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस पे
यानी आप अपने बिजनेस को रेगुलराइज रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो इस टाइप के इंसेंटिव्स आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जाम्पशंस, टेस्टिंग इक्विपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंटरेस्ट सब्सिडी, स्टेट SGST रिफंड। तो ये चार तरीके से हमने सब्सिडीज की प्लानिंग को आपके साथ शेयर किया। पहला फेज जो हमने शेयर किया कि साइट से जो रिलेटेड है, दूसरा है बैंक फाइनेंस से, तीसरा है आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और सिविल वर्क्स, और चौथा है कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस। अब आप देखिए कि आप एक समय में एक लाभ नहीं, आप चार अलग अलग टाइमिंग के फेज हैं, चारों में आप अलग अलग सब्सिडीज को प्लानिंग कर सकते, अपना सब्सिडी लाभ बढ़ा सकते हैं। तो ये है राइट टाइमिंग और सब्सिडी प्लानिंग। तो इस तरीके से आप अगर अपनी बिजनेस स्पेसिफिक पे फोकस करेंगे, तो आप सब्सिडी लाभ की अच्छे से प्लानिंग करके सब्सिडी लाभ को बढ़ा सकते हैं। तो ये ब्रीफ में जो है, एक आपको अगर हम प्रिसाइज फॉर्म में शेयर करें कि एज ए सब्सिडी कंसल्टेंट आपको जो सब्सिडी प्लानिंग करनी है, वो किन किन पैरामीटर के अकॉर्डिंगली आपको फोकस करनी है। जैसे एक मैंने पहले भी आपको शेयर किया था कि KIP एज ए सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम कर रही है, और इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो फोकस है बिजनेस कम्युनिटीज को राइट सब्सिडी प्लानिंग करने में असिस्ट करना है। तो उसमें हम सबसे पहले सब्सिडी अपडेट्स उनको देते हैं ताकि उनकी जो सब्सिडीज की नॉलेज बढ़े। कस्टमाइज सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट उनको बना के देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल से आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उस पे कौन कौन से सब्सिडी लाभ आपको लगेंगे। मैं अभी आगे आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, बहुत अच्छा एग्जांपल्स है जिससे आप प्लानिंग कर पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी लाभ कैसे मिलेंगे। उसमें हम असिस्ट करते हैं, सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशन में हम असिस्ट करते हैं आपको, सब्सिडी फाइलिंग में असिस्ट करते हैं, और सब्सिडी प्रोसेसिंग में भी आपको असिस्ट करते हैं। यानी ये टर्म की सब्सिडी प्लानिंग फेज हमारे साथ आप मिलके कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन से लेके फाइलिंग प्रोसेसिंग, जब तक आपके अकाउंट्स में सब्सिडी नहीं आ जाती तब तक हमारी टीम आपको पूरा असिस्ट करती है। और इस तरीके से आप एक कंप्लीट सब्सिडी प्लानिंग के चैप्टर को अपने बिजनेस में सेटअप करके सब्सिडी लाभ को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ कि जस्ट ए मोमेंट, आई आई एम गोइंग टू शेयर दैट स्क्रीन, जस्ट ए मोमेंट। इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जितने भी पार्टिसिपेट हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, तो आपको उससे एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट होगी कि कैसे हम अपनी सब्सिडी प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं। ये आपको एक सीट में शेयर कर रहा हूँ, आपको इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है। अ, एक बायोमास ब्रिकेट का बिजनेस अगर आप सेटअप करते हैं, शायद स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी, तो इसमें फॉर एग्जांपल्स हम ये एग्जांपल्स जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बायोमास ब्रिकेट का बिजनेस अगर आप सेटअप करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर रेजिड्यू मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, और 3 टन पर आवर की कैपेसिटी का अगर प्रोजेक्ट लाइन अप करते हैं, तो जैसे मैंने आपको प्लानिंग में पहले बताया कि हमें जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ डिस्कस करें। जैसे सबसे पहले मान लीजिए आपने लैंड बाइंग की, 53.50 लाख की आपने लैंड बाइंग की, आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये मैं थोड़ा सा आपको विजिबल और कर देता हूँ बड़ा। जैसे आपने लैंड बाइंग की तो इसमें 3.5 लाख रुपए आप स्टाम्प ड्यूटी का आपने पेड किया। ऐसे ही अगला जो फैक्टर है कि बिल्डिंग कॉस्ट आपकी 50 लाख की है, प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ की है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया आपका 150 लैक्स, यानी 1.5 करोड़। आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए 50 लाख, और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया आपका 2 करोड़। इसमें लैंड की कॉस्ट को हमने अभी जोड़ा नहीं, अभी ये बैंकिंग प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो 2 करोड़ में से आपने 50 लाख खुद का लगाया, यानी 25%, और बाकी का आपने बैंक से लोन लिया। तो बैंक से जो लोन लिया आपने वो आपका दो तरीके से आपने लाइन अप कर लिया, एक CC लिमिट के रूप में और टर्म लोन। तो टोटल 2 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट हमने यहाँ लाइन अप किया। लैंड कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट, और वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट को हमने यहाँ देखा। और हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो आप देख रहे होंगे कि 50 लाख आपने यहाँ लगाए, और 53 लाख रुपए आपने, 53.5 लाख रुपए लैंड की बाइंग में लगाए आपने। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हुआ 1,03,50,000। ये जस्ट एक एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आए। और मान लीजिए बैंक लोन आपका 9.5 की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7 साल के लिए आपने लिया है, और ये बायोमास ब्रिकेट का आप बिजनेस प्लान आउट कर रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट के साथ।
जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल्स, ताकि आपको थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग से ये मिले कि कैसे हम प्लानिंग करते हैं। तो अब जो सब्सिडी अप्लीकेबल्स हों, अब आप देखिएगा कि कैसे कैसे हम इसको सब्सिडीज की प्लानिंग को फिक्स करते हैं, ताकि आपको ये ज्यादा से ज्यादा इसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ मिलेगी। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आपने साइट सिलेक्शन किया, तो वहां आपको बेनिफिट मिला स्टाम्प ड्यूटी रिफंड का। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्टाम्प ड्यूटी रिफंड्स। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि 100% स्टाम्प ड्यूटी रिफंड है। हम एक एग्जांपल्स के रूप में लेके चल रहे हैं। ये अलग अलग बिजनेस के अकॉर्डिंगली अलग अलग होता है। तो यहाँ साढ़े पहले साल में आपने 3.5 लाख रुपए का स्टाम्प ड्यूटी रिफंड का क्लेम आपको करना है। ये मैं अभी जस्ट फॉर प्रोजेक्शंस यहाँ 7 साल तक का एक एस्टिमेट आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि 7 साल तक का हमने बैंक से लोन लिया हुआ है। जनरली कई बेनिफिट ऐसे होते हैं जो 10-10 सालों तक भी चलते हैं। तो पहला बेनिफिट जैसे आपने लिया स्टाम्प ड्यूटी रिफंड का, तो 3.5 लाख रुपए आपको यहाँ मिले। दूसरा है कैपिटल सब्सिडी। मान लीजिए हम एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं, 25% का कैपिटल सब्सिडी है जो फिक्स इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलता है, यानी फिक्स इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग्स। तो ये अप्रोक्सीमेट जो हमने ऊपर देखा था कि हमने 1.5 करोड़ रुपए लगाया, 50 लाख रुपए बिल्डिंग्स में और 1 करोड़ रुपए प्लांट एंड मशीनरी में, और 1.5 करोड़ पे 25%, 37.5 लाख रुपए आपको यह लाइन अप होता है। स्कीम अलग अलग हो सकती है, कैपिटल सब्सिडी की स्कीम आपके स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती है। लाभ आप केवल एक ही ले पाते हैं जनरली जो भी कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स होती है। तो पहले साल में हमने कैपिटल सब्सिडीज को लाइन अप किया तो 37.5 लाख रुपए हमें मिला। अब आता है हमारा इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन टर्म। तो हमने एक एग्जांपल्स के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस है, तो 6% का आपका पर ईयर अप टू 7 ईयर। तो जो टर्म लोन आप पे करेंगे उसमें जितने आपने इंस्टॉलमेंट पे की, जैसे हमने हमारे एग्जांपल्स में लिया कि हमने टर्म लोन जो लाइनअप किया हुआ है 1,12 लाख का लिया हुआ है, तो इस पे 6% जो इंटरेस्ट आप पेड करेंगे उसमें से 6% आपने 9.5 के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया, हमने यहाँ 6% के हिसाब से कैलकुलेट किया। तो कॉन्टिन्यूसली ये अगले 7 सालों तक आपको हर साल इतना 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 इतना, जैसे पहले साल 6,43,000 के करीब, अगले साल 5,68,000, ये आपको इंटरेस्ट सबवेंशंस क्लेम करने होते हैं यदि आप कंटिन्यू रहते हैं तो बिजनेस में। तो ये बहुत अच्छा लाभ। तीसरा लाभ जैसे मैंने बताया आपको इंटरेस्ट सब्सिडीज का। ऐसे ही SGST रिफंड्स, यानी स्टेट गवर्नमेंट को जो आपने जीएसटी पे किया उसका आपको रिफंड मिलता है। जैसे हरियाणा में मान लीजिए अभी 50% ऑफ नेट SGST पेड का है, वो आपको लाभ मिलता है। हमने एग्जाम्पल्स लिया कि हमारा 3 टन पर आवर कैपेसिटी का प्रोडक्शन है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पूरे साल की जो सेल हो, अगर 3 टन 1 घंटे का प्रोडक्शन है और प्लांट 10 घंटे चलता है और महीने में 25 दिन, तो साल के 12 महीने, और हमारा एक एक एवरेज अगर हम ले कि अगर 6,000 रुपये पर टन का एक हमारा सेलिंग प्राइस है, यानी 6 रुपये पर केजी का, तो 5,40,40 लाख की आपकी सेल्स का एस्टिमेशन होता है। और ये अगले सालों में हम ये मान के चलते हैं कि 20-20% का आपका एक इंक्रीमेंट जाएगा, तो सेल की इंक्रीमेंट आपकी आएगी। अब जीएसटी रेट मान लीजिए इसके ऊपर जो है बायोमास ब्रिकेट में 5%, तो 5,40,40 लाख का 5% ये जीएसटी रेट। अब इसके अंदर से एसजीएसटी जो पोर्शन होगा, यानी 50-50 होता है कि 50% आपका स्टेट एसजीएसटी होता है और सीजीएसटी आपका 50% होता है। तो यानी 2.5% हो गया। तो 2.5% यहाँ मतलब इसका सीधी भाषा में आधा रेट कितना, यानी 27 लाख का टोटल जीएसटी बना आपका। 13.5 लाख रुपए का आपका एसजीएसटी बना जो आपने पेड किया, और एज पर पॉलिसी उसका 50% आपको रिफंड होगा। तो यहाँ उसका 50% देखेंगे तो 6,75,000 रुपए पहले साल में आपने स्टेट जीएसटी जो नेट पेड किया था उसमें से आपने क्लेम लाइन अप किया। अभी हर साल मिलेगा आपको। तो जैसे जैसे आपकी टर्नओवर बढ़ेगी स्टेट जीएसटी का लाभ आप ले पाएंगे। बहुत अच्छा लाभ कंटिन्यूइंग और बिजनेस वाली प्लानिंग फेज में कवर होता है। अगला लाभ जैसे हमने बताया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। जैसे हरियाणा में अभी 48,000 रुपये पर एम्प्लॉयज आपको मिलते हैं, जितना भी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। सपोज हमने हमारे एग्जांपल्स में लिया कि आपके 12 से 13 लोग आपके पूरे प्रोजेक्ट्स में आप कंटिन्यू करेंगे, इसमें लेबर मैनेजमेंट सारे हर प्रकार का एम्प्लॉयज यहाँ इसमें लाइन अप होता है।
तो 13 एम्प्लॉयज के साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो 48,000 रुपये के हिसाब से 6,24,000 का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बेनिफिट आपको ये कॉन्टिन्यूइंग मिलता है। ये अगले 7 सालों तक आपको मिलेगा एज पर पॉलिसीज। तो ये लाभ हमने कैलकुलेट करके देखा। ऐसे इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशंस, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें जो इलेक्ट्रिक ड्यूटी लगती है उसका एग्जम्पशंस आपको मिलता है, जो कि 100%। मान लीजिए हमारा एवरेज बिल आता है एक महीने का 1 लाख रुपए, तो हमारा 12 लाख रुपए टोटल बिल हुआ, और उसका 10% यानी 1,20,000 रुपये हमारा ईडी अमाउंट हुआ, इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जाम्स। तो ये कॉन्टिन्यूइंग बेसिस पे आपको हर साल आपको बेनिफिट मिलेगा। हर ऐसी ऐसी पॉलिसीज भी है जैसे ईडी का एग्जाम्पशन आपको परमानेंट अगले 10 से 15 सालों तक लाइन अप होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि टोटल अगर हमने केवल 6 ही सब्सिडीज को काउंट किया, आप देख पा रहे होंगे जैसे स्टाम्प ड्यूटी रिफंड है, कैपिटल ड्यूटी है, कैपिटल सब्सिडीज है, इंटरेस्ट सब्सिडीज है, एसजीएसटी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जाम्पशन है। तो इनको अगर हम टोटल करेंगे तो 7 साल तक मैंने कंटिन्यू बिजनेस को किया, तो पहले साल मेरे को 61 लाख रुपए का टोटल बेनिफिट कनेक्ट हुआ, अगले साल 21, 22, 23, 24, 26 और ऐसे 30 लाख। तो कंटिन्यूइंग बेसिस पे हमने, तो टोटल आप पहले 7 साल में आप देखोगे टोटल बेनिफिट आपका अप्रोक्सीमेट 2,09 लाख रुपए तक का चला गया। अब आपका इन्वेस्टमेंट देखिए, जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि हमने इंक्लूडिंग लैंड कॉस्ट माना, जबकि लैंड आपके पास अभी अवेलेबल्स है। तो जो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है, टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 1,03 लाख का आया था। तो अगर आप सही प्लानिंग करते हैं तो आप देखेंगे इसका तकरीबन तकरीबन 2 गुना तक आपने अगले 7 सालों में सब्सिडी सही प्लानिंग करके बेनिफिट ले लिया है। राइट नाउ यू कैन इमेजिन कि व्हाट द रोल ऑफ द इफेक्टिव सब्सिडी प्लानिंग इन योर बिजनेस। अगर आप सही प्लानिंग करते हैं आपके कैश फ्लो का, इसमें बहुत सारे ऐसे लाभ है, जैसे इनकम टैक्स एग्जम्पशंस को हमने अभी कंसिडर नहीं किया है, टेस्टिंग इक्विपमेंट को हमने कंसिडर नहीं किया है, हमने सेल्स का एक स्टैंडर्ड लेवल ही लिया है, ये सेल्स आपकी ज्यादा भी हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा हो सकता है आपका। तो अगर आप सही प्लानिंग करके देखेंगे तो अपने इन्वेस्टमेंट का 2 गुना तक पहले 5 से 7 साल में ही आप लाभ ले जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से अगर आप प्लानिंग करेंगे तो बहुत इफेक्टिव वे से सब्सिडी लाभ आपके बढ़ाए जा सकते हैं। तो जस्ट एक एग्जांपल्स है, ये स्टेट वाइज थोड़ा सा डेविएशन हो सकता है, वी आर नॉट 100% की ये कह रहे हैं कि आपको पूरा ही ऐसा मिलेगा। पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली यहाँ चेंजेस आ सकते हैं। जस्ट फॉर ए स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस तरीके से आप सब्सिडी लाभ अपने बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल्स के रूप में आपके साथ शेयरिंग किया। और थोड़ा सा हम आप वापस अपनी स्क्रीन पे चलते हैं जहां हम कंटिन्यू कर रहे थे अभी। तो जिसमें मैंने बताया कि केआईपी आपको इस तरीके से अलग अलग फैक्टर्स पे सब्सिडी प्लानिंग में हेल्प करती है। अब आपने समझा कि सही सब्सिडी प्लानिंग करके कैसे आप लाभ बढ़ा सकते हो, इसके लिए हमने केआईपी में एक बिजनेस कम्युनिटीज इनिशिएट की हुई है। तो आप जितने भी पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप केआईपी की बिजनेस कम्युनिटीज के मेंबर बनिएगा। इसमें जैसे ही आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपको वीकली अपडेट्स देते हैं, सब्सिडीज के ऊपर अपडेट्स देते हैं, नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे अपडेट देते हैं। जब जैसे ही आप प्रोजेक्ट लाइन अप करते हैं केआईपी के साथ मिलके, और आपका जो प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, तो साथ साथ में जो सब्सिडीज लाभ होते हैं वो हम आपके साथ सिंक करवाते हैं। तो आप सभी जितने भी पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं, आई होप कि आपको आज की जो सब्सिडी प्लानिंग की जितनी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की, तो ये आपके लिए काफी इफेक्टिव रहेगी। आप कोई भी बिजनेस प्लान कीजिए, किसी भी स्टेट में आप काम कर रहे हैं, सब्सिडी प्लानिंग, गवर्नमेंट ग्रांट्स, इंसेंटिव सभी जगह लाइन अप है। तो आप केआईपी के साथ जुड़ के अपने सब्सिडी लाभ को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ हमने आपके लिए एक बहुत अच्छी ई बुक भी तैयार की है, बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग की। तो जितने पार्टिसिपेट आप जुड़े हुए हैं, आज आपको ये सब्सिडी प्लानिंग की ई बुक भी हम आपको देंगे, जिसमें हमने कंप्लीट लिखा है कि आप बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग को मिस क्यों करते हो, सब्सिडी के टाइप्स क्या हैं, सब्सिडीज फैक्टर्स क्या है, सब्सिडी प्लानिंग फेज क्या है, जितना भी मैंने कंटेंट्स मैंने ब्रीफ में यहाँ शेयर किया आपको, लेकिन ई बुक में वो बहुत वास्ट रूप में आपको मिलेगा कि सब्सिडीज के डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो बहुत अच्छी एक ई बुक है, ये भी आप हमारे टीम से संपर्क करके ले सकते हैं। और अपना जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें इस बुक का बहुत बड़ा रोल होगा सब्सिडी प्लानिंग के लिए, तो वो भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपका कोई वन टू वन डिस्कशन करना है तो आप दिए गए नंबर पे हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। आप ईमेल के थ्रू हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पे भी हमने बहुत अच्छा कंटेंट सब्सिडी प्लानिंग का शेयर किया हुआ है, आप वहां से भी ले सकते हैं। और आप ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं, हमारा हिसार हरियाणा में ऑफिस है। तो आप यहाँ पे भी आके फिजिकली अगर मिलना चाहते हैं तो अपने सब्सिडी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी का थैंक्स, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन इन दिस पर्टिकुलर वेबिनार सब्सिडी प्लानिंग।